अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का एक अनफॉर्चुनेट राइजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिसको डील करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे हुकूमत की तरफ से तलब किया गया 1 साल के बाद। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की तरफ से उसमें शमूलियत पर दोनों किस्म के बयानात हमने सुने। शेख वकास साहब ने कहा कि इजलास में शिरकत की जाएगी, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने यह बात की कि इस पर पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, ना हमें फॉर्मल इन्विटेशन दिया गया है। इस पर सवाल ये है कि इतने बड़े डैमेज के बाद भी पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों नहीं हो पाता। जिस तरह पख्तूनख्वा के अंदर कल 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक होता है, इसके अलावा नोशकी के अंदर 5 लोग जाँबाक होते हैं, जिसमें FC के अफसरान भी शामिल थे, और जनूबी वज़ीरिस्तान के अज़ला में कर्फ्यू नाफिज करने की खबर, और इससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया। ये सब कुछ होने के बावजूद जो पॉलिटिकल कंसेंसस गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से रेजिस्टेंस के बायस दिखाई ये देता है कि इतना आसान नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ किया, और साथ इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया गया PTI की तरफ से कि वज़ीर दिफा साहब इस्तीफ़ा दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि अगर मेरे इस्तीफ़े से मसला हल होता है तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत को एक प्लान फार्मूलेट करना है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की कि नेशनल एक्शन प्लान का एक और वर्जन होना चाहिए। वो कैसे बनेगा और क्या तहरीक इंसाफ को भी कन्विंस कर पाएगी गवर्नमेंट या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी तरफ जहाँ पॉलिटिकल इशूज़ का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खासी तनकीद की हुकूमत पर। उन्होंने ये भी कहा कि कठपुतली हुकूमत है और इसके साथ साथ पार्लियामान में भी कोई इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद जो तहरीक चलनी है उस पर मुशावरती इजलास हमने तलब कर लिया है। तो उस फ्रंट पर गवर्नमेंट कैसे डील करेगी, और दहशत गर्दी के हवाले से जो पाकिस्तानियों की कीमती जानें जा रही हैं उस पर ये पॉलिटिकल क्लास कब इकट्ठी होगी, ये एक बहुत आम सवाल है। इस पर बात करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं, और तजिया निगार डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करता हूँ इख्तियार साहब, सबसे पहले तो ख़ासी तशवीशनाक सूरत हाल है अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए। इनफैक्ट जो डाटा और स्टैट्स कहते हैं उनके मुताबिक तो गालिबन 10 साल के बाद दहशत गर्दी में इतना बड़ा शिफ्ट और इजाफा हम विटनेस कर रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या दीगर अजला हो, वहाँ पर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हमने विटनेस की हैं। पहली चीज़ तो यह है कि ये इसको डील करने में गवर्नमेंट क्या फील करती है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पॉलिटिकल कंसेंसस चैलेंज है, या फिर जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान 2.0 साइन होना चाहिए, इसकी तरफ आएंगे, या इम्प्लीमेंटेशन लैकिंग है? क्योंकि आप पर तनकीद हो रही है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये मुतालबा किया गया कि वज़ीर दिफा साहब हों, वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर इत्तलात हों, आप सबको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये नेगलिजेंस है आपकी। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल भाई। देखिए, सबसे पहले हमसे जो इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, सबसे पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आज जो जाफर एक्सप्रेस के जो वाकया हुआ, जो सानिया हुआ, उसके मुल्जिम आज गिरफ्तार हो रहे हैं। बनी गाला से अभी आपने देखी होगी, खबर आई है कि बड़ा अच्छा नाम है उसका, कोई हैदर सलीम, इस तरह कोई नाम है उस बंदे का, जो अरेस्ट हुआ है। नहीं, वो तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया ना उनसे, तो ठीक है, नहीं वो जरूर करेंगे। तहरीक इंसाफ वो 19-20 हजार सोशल मीडिया अकाउंट से भी लाताल्लुकी का इनकार वो ऐलान करेगी, जिन्होंने जो इनके लिए तो बोलते रहते हैं, इनके लिए चीखते रहते हैं, इनकी कैंपेन चलाते हैं, जिन्होंने 19-20 हजार अकाउंट ने उस वक्त जब जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाकर उसको अगवा करके उसका ऑपरेशन किया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो इतना जहरीला किरदार उन्होंने अदा किया। हम तो ये समझते हैं, आप चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे पहले तो अपने घर में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। अब बाहर के दुश्मन से लड़ना तो बड़ा आसान है, पॉलिसी बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पहले भी किया था, वी डिड इट। आप देखें, जब सानिया APS हुआ था तो हमने पूरी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके हमने करके दिखाया था, अमन भी बहाल हो गया, रद्दुल फसाद, ज़र्ब अज़ब, ये सारे ऑपरेशन कामयाब भी हुए। फिर उसके बाद 2021 में स्वात के रास्ते, काशगर के रास्ते, जुनूबी वजीरिस्तान में टेररिज्म को PTI हुकूमत ने डेलिबरेटली इंपोर्ट किया। कहते हैं जी 5000 खानदानों को हम यहाँ पर आबादकारी के लिए जगह देते हैं कि ये हमारे साथ मिल बैठ कर रहे हैं और अब हमारे इनके बीच में
मामलात जो है तो वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो कहाँ हुए हैं न्यूट्रलाइज? आप बताइए, बीएलए जो बोलती है वो जुबान पीटीआई की सोशल मीडिया बोलती है। इंडिया जो बोल रहा था उस दिन वो पीटीआई की सोशल मीडिया बोल रही है। हमें तो समझ नहीं आ रही है, इस बात का जायजा लेना चाहिए। This is not a blame game. This is something very serious. इख्तियार साहब, sorry to cut you here, but do you think PTI is more of a challenge than the terrorist? क्योंकि अभी आपका जो स्ट्रेस है गुफ्तगू में वो तो सारा तहरीक इंसाफ पे नजर आ रहा है ना। ऑन ग्राउंड जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं पीटीआई तो नहीं कर रही। नो, मैं बताता हूँ। फैसिलिटेशन, जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटर्स, एक होता है टेररिस्ट, और टेररिस्ट से बढ़कर जो मुजरिम होता है वो उसका फैसिलिटेटर होता है। हम ये कह रहे हैं कि आप जब इस तरह के सानिया होते हैं तो आप कौमी जुबान क्यों नहीं बोलते? आप यकजान एक आवाज क्यों नहीं होते? आपकी प्रायोरिटीज उस वक्त भी कैदी नंबर 804 होती है। आपकी प्रायोरिटी उस वक्त भी अपने जाती मफादात, अपनी हुकूमत, अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस होते हैं। तो आपके मफादात, कौमी मफादात क्यों नहीं होते? हम तो ये कहते हैं, वरना हम तो समझते हैं और पूरा मौका भी देते हैं कि इनको अब पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना सीख लेना चाहिए, कि ये सियासी जमात की तरह बिहेव करें, ये सियासी जमातों की तरह बर्ताव करना सीख लें। जब आपके अपनी जाती मफाद को आप बलाए ताक रखकर पाकिस्तान की बात करेंगे, इख्तियार साहब, मतलब पीटीआई का बर्ताव ठीक हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में इसमें बड़ा कुछ उसको the eradication of cult and eradication of terrorism will become much more easier if PTI become a political party. ये तो इख्तियार साहब ये पॉलिटिकल स्विंग हो सकती है। चले मैं इसका रिस्पॉन्स ले लूं। शौकत साहब, ये आपने आर्गुमेंट सुन लिया, और एक ये भी परसेप्शन जिस तरह हुकूमती जमात क्रिएट करती है कि आप नेशनल नैरेटिव के साथ नहीं चलते। फॉर इंस्टेंस अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसी बिल्कुल गलत है, उनको हम उठाकर कैसे एक दिन में बॉर्डर पार भेज दें। तो एक तरफ विफाक खड़ा होता है दहशतगर्दी का प्रॉब्लम एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन वो आपसे गिला ये करते हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो या आपकी सियासी पार्टी हो, वो नेशनल नैरेटिव के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पॉलिसी क्या इख्तियार की गई है? अभी तक तो पॉलिसी नहीं बनी है ना। अभी तक तो सिर्फ यही ब्लेम गेम है कि जी पीटीआई करे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तस्लीम कर लिया कि अगर पीटीआई चाहे तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है, ये तो तस्लीम कर लिया। और आपने 8 फरवरी को देख लिया कि अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। अब ये अवाम के फैसले को कह रहे हैं गलत है। अपनी नालायकी छुपाने के लिए पीटीआई को हर बंदा आके जी पीटीआई जिम्मेदार है, मईशत पीटीआई जिम्मेदार है, डॉलर पीटीआई जिम्मेदार है, ये सबको पता है कि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पीटीआई 2021 में ये लोग लेकर आई, ये सबको पता है कि जब जिन्होंने बिठाया था और जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराई थी, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें बिलावल, ये सारे वहाँ बैठे हुए थे, मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ था। और मजे की बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे बाद हुई है, हमारी हुकूमत तो खत्म हो गई थी, इम्प्लीमेंटेशन हमारी हुकूमत के बाद शुरू हुई। अगर वो फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है। शौकत साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, शौकत साहब, इस पर खान साहब का एक स्टेटमेंट भी था। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आपने मुझे वो करने नहीं दिया जो मैं करना चाह रहा था, विच वॉज रीसेटलमेंट ऑफ टीटीपी फाइटर्स। ये तो उन्होंने बजाते खुद कन्फेस किया कि मैं करना चाह रहा था, इन्होंने करने नहीं दिया। चलो देखिए, हम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो तो एक अलग इशू है ना। ठीक, लेकिन अमल दरामद किसने कराया? हमने तो नहीं कराया ना अमल दरामद। इमरान खान ने अगर किसी मकसद के लिए अगर वो करना चाहता था तो उनके जहन में कुछ सोच होगी, लेकिन ये इमरान खान ने तो नहीं किया था ना। पॉलिसी कौन दे रहा था? अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या शहबाज शरीफ दे सकता है? वजीर आजम साहब दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, जब तक कि आपके साथ पूरे आपके इदारे ना मिले हों। उस वक्त देखे ना, आर्मी का इदारे जो है वो सारे एक ही पेज पे थे ना, और उनकी तरफ से ये चीजें आई थी, तजावीज आई थी। तो बाद में अगर ये गलत था तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए था। हम सारे मुल्क के साथ हैं। ये कहना कि जी जाफर एक्सप्रेस हुआ और उसका बंदा जो है ना वो पीटीआई से निकला, अब ये देखे ना, इससे कंसेंसस पैदा होगी। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि पीटीआई कंसेंसस नहीं कर रही, दूसरी तरफ आप कितने अजीब भोंडे किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है कौन नहीं है। बस नेशनल टीवी पे आके कहते हैं कि जी वो पीटीआई से ताल्लुक है। बड़ा अफसोस की बात है। अगर आप इस मुल्क में चाहते हैं कि अमन हो, तो अमन तो तब आएगा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
जितना सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि मैं ईद के बाद इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा, उसके बारे में तो ये बात ही नहीं करते हैं। जी, तो वो जो वो सियासी है, तो हम क्या है भाई? हमने कौन सी किसी को वोट किया? हम तो सियासी है। 8 फरवरी को वोट लोगों ने हमें दिया है। ठीक है, वो सियासी सवाल तो हम करते हैं ना। शौकत साहब, इससे पहले अगर पिछले 1 साल के स्टैट्स देखें ना, 1000 पाकिस्तानियों की जान गई है, उसमें सबसे बड़ी जो अक्सरियत पाई जाती है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की है। सबसे ज़्यादा हमले भी वहाँ पर हुए। कल आपने देखा 3 पुलिस स्टेशंस को अटैक किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अजला में कर्फ्यू नाफिज है इस वक्त। तहरीक इंसाफ क्या सोचती है कि इसका सलूशन फिर है क्या? अगर विफाक से बात नहीं करनी, अगर कंसेंसस की तरफ नहीं जा पा रहे किसी भी रीज़न से, सबसे ज़्यादा ब्लीड तो पख्तूनख्वा ही कर रहा है स्टेज के ऊपर भी, सलूशन क्या है आपके पास? नहीं, देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा कि सलूशन वही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही सलूशन है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है? एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ मुसलसल, अभी तक मतलब सोशल मीडिया बंदों को उठाया जा रहा है, जी ये इसने ये भाई, उन्होंने वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, हुकूमत की नाकामी है, तो ये कहते हैं जी ये तो भारत का की जबान बोल रहे हैं। अब ये कौन सी बात होगी? आप लोगों का शऊर भी छीनना चाहते हैं। कोई बंदा अपने शऊर से बात भी ना करे कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। पॉलिटिकल कंसेंसस गालियों से नहीं होगा, ठीक है, इल्जामात से नहीं होगा। आपने इकदामात उठाने होंगे। आपने जिस बंदे को बंद किया हुआ है जाली मुकदमात में, वो जाली मुकदमात खत्म करने होंगे। फिर आए उसको निकालें, बाहर करें, उसके साथ बैठे तो बात हो सकती है। आप पहले तो आप कहते हैं ये दहशतगर्द है, और फिर आप कहते हैं ये हमारे साथ बैठते नहीं है। तो इस तरह कैसे बैठा जा सकता है? फिर आपकी पॉलिसी नहीं है। आपने अब तक अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी दी है? ये कोई पॉलिसी है कि 31 मार्च तक सारे निकल जाओ, और उधर से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, बॉर्डर बंद है। तो देखिए, पॉलिसी वो होनी चाहिए जो आपके जो अमल दरामद हो सके, जिससे कोई फायदा हो इस मुल्क को। शौकत साहब, उस पर आर्गुमेंट ये होता है ना कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना ही नहीं है तो फिर हम तुरखम बॉर्डर भी बंद करेंगे, अफगान मुहाजिरीन को भी एक्सपेल करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्गुमेंट तो ये है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है अगर वो बात ही नहीं सुन रहे? देखें, मैं अर्ज करूं, हमारा वजीर खारजा कितनी दफा काबुल गया है। देखिए, मुल्कों के साथ ऐसा तो नहीं है ना, अब इंडिया अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम फौरन जंग कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, हम तो बातचीत तो कर रहे हैं ना। तो अगर इंडिया के साथ बातचीत हो सकती है तो काबुल के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अगर नहीं करना है बातचीत तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन के जरिए हमने खत्म करना है, तो फिर तो ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन तो बंद नहीं हुआ है। ठीक है, पॉइंट आ गया शौकत साहब। शुरू दिन से हो रहा है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है, केपी के अंदर जारी है, तो ऑपरेशनों से अगर मसले हल होते हैं तो हम तो साथ खड़े हैं आपके। ठीक है, पॉइंट आ गया। तो देखिए, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। सही, आप ये समझते हैं कि ऑपरेशन जो है वो अल्टीमेट हल नहीं है। कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहूँगा कि कितना ग्रेव और सीरियस मामला है ये, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि वो हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बड़ा इशू है, या फिर जो अभी जिस तरह से DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ है कि जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं या फिर जो सबर्ब्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनकी तरफ से इतना असिस्ट किया जा रहा है रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर कि इसीलिए सिचुएशन बहुत एस्केलेट कर गई है। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नहीं उस तरह। शायद उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट उस तरह रोल प्ले नहीं कर पा रही, पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है, पार्लियामेंट की उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज की क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। सो सारी की सारी ये जो एक डायनामिक्स है ना, इसकी वजह से भी, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों को थोड़ी लीड लेनी चाहिए, खुद चल के चले जाएं ऑपोजिशन के पास 1 पॉइंट एजेंडा पे, थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल एक्टिव नहीं है इन चीजों के अंदर। दूसरा, एक्सटर्नल एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है, और वो देख रहे हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं और जो एथनिक ग्रुप्स हैं, दोनों हमले कर रहे हैं। आपके यहाँ पिछले 48 घंटों के अंदर 57 अटैक्स हो चुके हैं डिफरेंट जगहों पे। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक अप्रोच है। फिर देन इंडिया जो है वो अलहदा अपनी उसने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है, वो
बहुत सारे जो ऐसे लोग जो कश्मीर के जहाद में रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, पिन पॉइंट पकड़ पकड़ के मार रहा है। तो ये एक इंटरनल चैलेंज तो हमारे पास मौजूद है, और जाहिर बात है फोर्सेस की कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है, लेकिन समवेयर शायद हम उस तरह चीजों को नहीं देख सके जिस तरह हमें देखना चाहिए था। हमारी सर्वेलेंस शायद कम है, टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं है, बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं। अब ये दोबारा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ रही है कल, देखते हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान के अंदर आप साइबर स्पेस में चले जाएं, एल्गोरिदम डोमेन में चले जाएं, तो वहां पे जो एक तूफान है पाकिस्तान के हवाले से कि जी उसमें इंडियंस बड़े पेनिट्रेट कर गए, हमारे अपने लोग टारगेट कर रहे हैं अपने ये इदारों को। सो मेरा ख्याल है इंटरनल कंसेंसस एक ब्रॉडर स्केल पे चाहिए और वन पॉइंट एजेंडे पे चाहिए, जिस तरह हमने 2014 में वो कंसेंसस पैदा किया था। चीमा साहब इस पे बिलावल साहब भी जो बात कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान का एक और वर्जन होना चाहिए। मैं तो अगर पहले वर्जन की बात करूं 90% तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, एक और डॉक्यूमेंट फ्रेम करके आप क्या कर लेंगे? देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगले पिछले पे काम कर लें तो वो बड़ी बात है। फौज कहती है जी कि हम तो अपना काइनेटिक कर रहे हैं, जो बाकी 90% काम जो सिविलियन गवर्नमेंट्स का वो करने वाला वो नहीं हो रहा। सो इस सवाल इसमें ये पैदा होता है कि हमने ये भी समझा हुआ है कि यार ये जो मिलिटेंट्स है ना, ये आउटसोर्स कर दी है फौज को, वो जाने जो करती है करे, वो लॉ एनफोर्समेंट का मसला, हमारा मसला जो है वो नहीं है। सो ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच की हम बार बार बात करते हैं, उसके बगैर इस मसले को हल नहीं होगा। उसकी वजह देखें शाह साहब, साथ हमारे भारत है, वहां को 20 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ आके बैठे हुए हैं, दुनिया की फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। हम यहाँ पे क्या हमने कोई रीजनल मैकेनिज्म हमारे पास है क्या? हमने चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, इंडिया, इनसे कोई सेपरेटली बात की है इस चीज के ऊपर? क्या हम अपनी एविडेंस लेके गए हैं दुनिया के सामने? मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, कुछ करने की जरूरत है। और इसमें जारी बात है फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी शीमा साहब शॉर्टली अफगानिस्तान का फिर क्या करें? क्योंकि जिस तरह पहले उनसे एंगेज करने की कोशिश की, वो टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। अब बॉर्डर बंद करें, मुहाजिरीन पर पॉलिसी बनाएं, उस पर भी बैकलैश आता है। व्हाट्स द वे टू गो थ्रू विद अफगानिस्तान? मेरा ख्याल है जी कि मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह अमेरिका ने कन्विंस किया अफगान तालिबान को कि उनकी सरजमीन अमेरिका और उसके तहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें खित्ते के ममालिक कुछ ऐसी कोशिश करें। इस वक्त देखें, इस वक्त चाइना भी है, ईरान भी है, बाकी मुल्क भी हैं, ये उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हम एक कन्वीनियंट थ्रेट है, चैलेंज उनके लिए एक है, तो वो हम पे तो करे। सो एक रीजनल अप्रोच चाहिए और इमीडिएटली रीजनल अप्रोच चाहिए। हमने बहुत टाइम जाया कर दिया है इस हवाले से कि और अफगान सरजमीन कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ना तो चाइना इस पे बोलता है, ना कोई और मुल्क इस पे बोलता है। सो जब तक हम एक रीजनल अप्रोच नहीं रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल हम सिंगल हैंडेडली, यूनिलैटरली, और साथ में नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वहां से भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन वो भी हम अपनी पोजीशन का इस्तेमाल। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सही से होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। त्यार वली साहब, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा गुज़श्ता साल, अगर दहशतगर्दी के वाक़यात देखे जाएँ पूरी दुनिया में। उसके बावजूद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। खुशाइन बात है कि देर से सही, लेकिन कल इजलास आपने तलब कर लिया है। अब उस पर भी तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब ने यह बात की है कि हमें तो इल्म ही नहीं है कि इजलास बुलाया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा इजलास जो खान साहब की गैर मौजूदगी में होगा उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ऐसा जवाब क्यों फराहम कर दिया जाता है पीटीआई को कि अगर उनको फॉर्मली इन्वाइट ही नहीं किया जा रहा, फिर उनको ब्लेम कैसे करेंगे बाद में आप? देखिए, इन्विटेशन तो इनको मिल ही जाएगी। इन्विटेशन तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जानी है, उसमें किसी एक सियासी जमात को भी माइनस नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपने शुरू दिन से ही और इजलास से पहले ही कह दिया कि इमरान खान के बगैर कोई इजलास होना भी नहीं, उसका कोई मकसद भी नहीं है, तो इसका तो ये मतलब है कि बस इधर अकेला एक इमरान खान है और अकेली एक पीटीआई है, ये बाकी तो वैसे ही वगैरह वगैरह है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। और जब हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी पोजीशन भी वाजे करें, आप ये भी नहीं ऑन करते कि आपकी सोशल मीडिया जो है वो एंटी पाकिस्तान रोल प्ले कर रही है। वो जो नजर आ रही है, इट्स नॉट अ ब्लेम गेम, सामने नजर आ रही है, वाजे तौर पे नजर आ रही है। बीएलए की बोली में और आपकी सोशल मीडिया की बोली में कोई फर्क नहीं है। वही बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपनी पोजीशन भी क्लियर करें। हाँ,
जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ जाएगा। जिसने पाकिस्तान के मुखालिफ खड़ा होना है वो मुखालिफ खड़ा हो जाएगा। जरूरी तो नहीं है, इसमें तो हमारे पास ऑप्शन ही ज्यादा नहीं है। मुजम्मिल साहब एजेंडा बनेगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो डिस्कस हो जाएगा, उस पर कोर्स ऑफ एक्शन भी आ जाएगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन ज्यादा नहीं है, ऑप्शन यही है। नहीं इख्तियार साहब एजेंडा बन भी जाए, इख्तियार साहब एजेंडा बन भी जाए, अलामिया सामने आ जाए, उसके बाद अगर वही हो जो तहरीक इंसाफ आपकी तालिबान पॉलिसी, आपकी अफगान पॉलिसी और आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से इख्तलाफ रखती है, अगर वैसी ही अपोजिशन दोबारा शुरू हो गई, अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा, फिर कैसे इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करेंगे? इशू तो ये है ना। देखिए ये तो खैर मेरे ख्याल में तय हो चुका है कि वन वे और दी अदर अब कॉम्बिंग करनी पड़े, डीप कॉम्बिंग करनी पड़े, वो भी होगा, ऑपरेशन भी होंगे और अमन को हर सूरत में जो है तो वो बहाल किया जाएगा। और अमन जो है ये मिन्नतों तरलों से कभी भी ना पहले आया है ना अब आएगा। अमन के जो तरीका है वो वही है। इख्तियार साहब मैं एक स्टेटमेंट पे आपका कमेंट चाहूँगा। आपने ऑपरेशन की बात की ना, अब शेख वकास साहब ने कोट अनकोट ये कहा है कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को अवाम की हमायत हासिल नहीं होती तो तहरीक इंसाफ भी उसकी हामी फिर नहीं है। सो दे आर क्लियर अबाउट इट। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। शेख वकास अकरम, वो मैं आपको कहा ना, ये वही बोली बोलेंगे जो इस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी की तरफ कोई भी आप कदम उठाएंगे उसके अगेंस्ट जाएंगे। अभी मेरे फाजिल दोस्त शौकत साहब फरमा रहे थे कि जो टेररिज्म को मैंने कहा ना कि इन्होंने इंपोर्ट किया था बाकायदा स्वात के रास्ते, काशगर के रास्ते। हम उस वक्त असेंबली में बैठे होते थे, मैंने बाकायदा सवाल उठाया था कि हमारे जो सिटिंग सीएम है उन्होंने अपनी जान बख्शी के 50 करोड़ रुपए तावान दिए। सीएम साहब सवाल का जवाब दिए बगैर उठकर चले गए। कोई वजीर आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। अच्छा। इनके अपने बंदों को भी उठा लिया गया, इनके अपने वजीरों पर भी फायरिंग हुई है। ये इनकी नाकाम पॉलिसी थी। जो इन्होंने किया था, इनकी पॉलिसी तो ये थी कि तालिबान को यहाँ पर दफ्तर देते हैं, उनको फैसिलिटेट कर, उनको लॉजिस्टिक देते हैं। इनकी तो पॉलिसी ये है। क्या ये आप अपने शोहदा के खून के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? इख्तियार साहब एक शख्सियत जिसने ये बात की थी ना कि तालिबान के दफातर खोलने चाहिए, उनका नाम परवेज खटक साहब था, जो काबीना में शामिल हो गए हैं आपकी। नहीं, वो उसके साथ दूसरा बंदा इमरान खान खुद भी था। अच्छा, इमरान खान खुद भी था, वो अकेले परवेज खटक नहीं था। दोनों की एक ही पॉलिसी तो ये जमात की पॉलिसी थी। परवेज खटक अकेला कोई इतना तुरम खान नहीं था कि वो अपनी जात में कोई बात करता। ये सारी पीटीआई की पॉलिसी थी, वो अभी तक उसी को लेकर चल रहे हैं। आप शेख वकास अकरम की स्टेटमेंट को देख लें, आप इनकी सोशल मीडिया को उठा लें, आप नईम हैदर पंजोता की स्टेटमेंट को उठा लें, जो कहते हैं कि आप दूसरों के मुल्कों में उंगलियां मारेंगे तो फिर आपको अपने मुल्क में भुगतना तो पड़ेगा। तो देखिए ये बोली किसकी है? ये बोली लगती नहीं है कि ये किसी पाकिस्तानी की है जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हो। और फिर कहता हूं नेशनल कंसेंसस जो है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आई बिलीव कि नेशनल कंसेंसस जब तक नहीं होता चीजें उस तरह पूरी इंटेंसिटी के साथ इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। वेदर इफ यू आर वर्किंग फॉर पीस या कोई भी आप इकोनॉमिकल ग्रोथ आप चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होती है। लेकिन ये भी इसके साथ तय है कि जरूरी नहीं है कि उसके लिए कैदी नंबर 800 चोर को जेल से रिहा करें और उसको बिठा दें, कोई इतनी बड़ी बड़ी वारदातें करे। मैं समझता हूं कि बीएलए ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, ये 9 मई की उसका सीक्वल है। ये उसको दोबारा रिपीट किया गया है और इसमें जो भी लोग मुलव्वस होंगे, व्हाटएवर अक्रॉस द बोर्ड, किसी को भी स्पेयर नहीं करना। चले मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लेता हूँ। शौकत साहब, पहली चीज़ तो ये कि बेशक शेख वकास साहब ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, उसमें हम शिरकत करेंगे, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने उसको डिफाई कर दिया। उन्होंने कहा हमारे इल्म में नहीं है, खान साहब के बगैर कुछ भी होगा उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये बैटल ऑफ ईगोज़ क्यों शुरू हो जाती है कि हमें इन्विटेशन नहीं आया? अगर उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी है कि 600 लोग पख्तूनख्वा में और ओवरऑल 1000 पाकिस्तानियों की जान गई है, वो ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होना चाहिए इन्विटेशन से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जाली मैंडेट वालों से या आवाम से? आवाम ने तो हमें सर्टिफिकेट दिया कि हम पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन है। 8 फरवरी को वोट उन्होंने हमें दे दिया। अब हमें जाली मैंडेट वालों से ये सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत पड़ गई। फिर कहते हैं कंसेंसस नहीं हो रहा है। आप देखें कि जाफर एक्सप्रेस का केस भी पीटीआई पे डाल दिया गया। ये अगर पी का कानून इन्होंने बनाया ना, ये खुद ही फंसेंगे। मैं तो कहता हूँ कि पीटीआई को जाना चाहिए इसके ऊपर।
जो जो इल्ज़ामात लग रहे हैं फिर ये साबित भी करना पड़ेंगे। देखिए हम बहुत अफसोस की बात है, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आज भी अगर इलेक्शन करा दें तो इनको पता चल जाए कि आवाम किसके साथ है। तो फिर क्यों इस तरह की बातें करते हैं जब आप खुद नहीं कर सकते, सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकते और नहीं कर सकते आप। अगर आप कर सकते तो बड़े अरसे से हम ये चीख रहे थे कि सूरत हाल खराब हो रही है। अब आपके पानी सर से ऊपर जा रहा है तो अब आपको नेशनल कंसेंसस भी याद आ गया और ये चीजें जो होती है ये आपको बहुत पहले करनी पड़ती है। गवर्नमेंट का काम यही होता है, अवाम के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क को तरक्की देना, अवाम की भलाई करना। आप तो सारा दिन आप पीटीआई से अब निकले ही नहीं है अभी तक। यानी आज जो पुल को कंसेंसस की जरूरत है आप फिर भी कह रहे हैं पीटीआई दहशतगर्द है। तो हम मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इनके साथ बैठा जाए। शौकत साहब मुझे शॉर्टली ये बता दें, शौकत साहब जो एनएससी का इजलास हो रहा है, पहली चीज ये उसमें शिरकत आप करेंगे या करनी चाहिए, और दूसरी चीज ये ऑपरेशन की मुखालिफत क्यों, ये इन दो सवालों पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। किसकी मुखालिफत क्यों? ऑपरेशन के हवाले से जो शेख वकास साहब ने कहा है कि अगर अवाम की हमायत ऑपरेशन को हासिल नहीं है तो हम भी उसके हामी नहीं है। नहीं देखें वो मसला क्या है मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन बगैर अवाम की हिमायत से कामयाब नहीं हो सकता। ठीक। और अवाम जो है वो इन दोनों पार्टियों के साथ नहीं जो इस वक्त हुकूमत में है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। तो मतलब ये कि हम अवाम के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी फौज के साथ हैं। लेकिन एक चीज कि इनका जो बयानिया है वो तो फेल हो गया है। ये इन्होंने पूरी कोशिश की, जाफर एक्सप्रेस, ये जो अभी धमाके हुए, इससे पहले भी इन्होंने इल्जामात लगाए कि ये पीटीआई। अगर जाफर एक्सप्रेस का धमाका ना होता तो ये तो कहते कि जी गवर्नर राज लगा दे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि 2 बड़े धमाके हो गए यहाँ पे। जब जाफर एक्सप्रेस का इशू आया तो फिर इन्होंने कहा ये दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी तो हम शुरू से कह के अफगान पॉलिसी हम बना सकते हैं। ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं पीटीआई। शौकत साहब इशू ये है ना, शौकत साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा यूएन ने मजम्मत कर दी है जाफर एक्सप्रेस वाक़े की, खान साहब ने अभी तक नहीं की। तो वो तो इसी तरह फ्रेम कर रहे हैं कि आप कंडेम ही नहीं कर रहे। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब कोई जाली आईडी के ऊपर कोई बात आती है तो कहते हैं ये पीटीआई वाले हैं। ठीक। और जब पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के सूबाई सदर, पार्टी के वजीर आला, पार्टी का सब कुछ हम मजम्मत कर रहे हैं तो ये कहते नहीं वो कैदी नंबर 804, तो फिर कैदी नंबर 804 को बाहर भी कर दो ना अगर इतना ही आपको तकलीफ है। वो जब उसकी वो अगर कहता है कि मजम्मत ना करो तो हम किसी की जुर्रत होती कि मजम्मत करता। ठीक है। तो ये उसी के कहने पे तो मजम्मत हो रही है, उसी के कहने पे हम कहते हैं कि फौज हमारी फौज है। इनका बयानिया ये है कि फौज और पीटीआई लड़ते रहे और हम बीच में इक़्तिदार में रहे। लेकिन अब वक्त आ गया है इंशाल्लाह कि ये और मजीद इक़्तिदार में नहीं रह सकते। अब इनको हिसाब देना पड़ेगा और जो कुछ इन्होंने किया। और शौकत साहब इजलास में शिरकत होगी, इजलास में शिरकत होगी। देखिए इजलास में शिरकत का फैसला पार्टी करेगी। मैं तो कह रहा हूँ जाती मेरी राय हो बिल्कुल करनी चाहिए, जाती अगर मेरी राय हो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन क्या है, क्या किस तरह कोई अहमियत मिल रही है नहीं मिल रही कि नहीं। वैसे ही कहते हैं जी खुद ही आ जाओ। आपको याद है जब हमारी मुज़ाकराती टीम बनी थी तो ये 8 दिन तक तो ये कहते रहे कि जी हमें इन्विटेशन नहीं दिया गया है, हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया गया। आपको याद है ना जी। तो इतना बड़ा वो बुला रहे हैं और कहते हैं हमने इन्विटेशन तो नहीं दिया है लेकिन ये खुद आ जाए, और काम क्या कर रहे हैं कि जी पीटीआई दहशतगर्द है। ठीक। इसलिए हम कोई इनके कोई गुलाम तो नहीं है, हम पाकिस्तानी आवाम के गुलाम है, इनके नहीं है। सही, मतलब आपकी राय में जो है वो शिरकत इजलास में होनी चाहिए। चीमा साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये ताकत के नशे से निकले हैं। ताकत का नशा इस्तेमाल करेंगे तो ताकत के नशे से आज तक कोई भी मुल्क ताकत के नशे से अपने मामलात को ठीक नहीं कर सका है। ठीक है। आपने कंसेंसस पॉलिटिकल डेवलप करना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपने एक पॉलिसी बनानी, उस पर सारी कौम ने अमल करना है। ठीक है, पॉइंट तब जाके होगा। ये गेम जो खेल रहे हैं ना, ये दुश्मन वो दुश्मन, ये इससे बाज आ जाए, इससे मुल्क को नुकसान हो। सही पॉइंट आ गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कमर चीमा साहब, ये जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से बात की जाती है, 2023 अक्टूबर में पॉलिसी आती है कि 30 लाख महाजरीन की तादाद है, और अब बताया गया कि उसमें से तकरीबन जिस तरह से कहा जा रहा है कि 7 लाख के करीब लौट गए, बाकियों के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दे दी। एज अ सलूशन
इस पर लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि इससे रेशल प्रोफाइलिंग हो जाएगी, इससे एक लार्जर इशू क्रिएट होगा। गंडापुर साहब ने भी यही बात की। आप अग्री करते हैं दिस शुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस, या बॉर्डर बंद करना? क्योंकि अगर अफ़गान तालिबान कोर्स ही नहीं हो रहे गुफ्तगू करने के लिए, तो ऑप्शंस क्या हैं इसके अलावा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कोई रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं है, ये सीधी सी बात है कि इसका ताल्लुक इस चीज से है कि वो लोग जो इलीगल हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनको निकालना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी मसला है ना, कंसिस्टेंट नहीं है। एक दफा हमें याद आता है ये पॉलिसी बनानी है, 4 महीने बाद हम भूल जाते हैं, फिर हमें याद आ जाता है, फिर हमें भूल जाता है। तो ये हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनको भेजा गया था, सुना है वो तो कुछ पैसे दे दिला के वापस भी आ गए हैं बॉर्डर से। सो या तो हो ना कि हमारा बॉर्डर इस तरह का हो कि लोग वहां से जो चला जाए वापस नहीं आएगा, कोई इस तरह की सिचुएशन हो। सो मेरा ख्याल है कि इसमें इसको रेशियल प्रोफाइलिंग कहना गलत होगा। हाँ, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी पूरा कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द व्यू जो आप बात कर रहे हैं कि हम अफगान तालिबान पे प्रेशराइज कर सकेंगे। दरअसल मसला ये है ना कि आप देखिए, इसमें इंडिया फैक्टर को भी समझने की जरूरत है। इंडिया अफगानिस्तान को ये कह रहा है कि आप छोड़ें कराची पोर्ट, आप हमारे साथ चाबहार पोर्ट में आ जाएं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद करते हैं तो हमने इंडिया के साथ तो पहले ही बंद है, तो ये जो कारोबार बंद होगा हमारे लोग उससे मुतासर होंगे। इकोनॉमी पहले ही सुकड़ी हुई है, तो ये बेशक इनफॉर्मल ट्रेड है, ये ब्लैक इकोनॉमी होती है, ग्रे इकोनॉमी है, एटलीस्ट पहिया तो चल रहा है। तो पाकिस्तान को ये भी मसला है कि इसको बंद भी नहीं कर सकते। अगर ड्राइव शुरू करते हैं अफगान तालिबान, इसकी परवाह ही नहीं करते। सो ये अफगानिस्तान वाला जो मसला है, और फिर डोमेस्टिक कंसेंसस कोई नहीं है हमारे। देखे ना, अली अमीन गंडापुर साहब एक और बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और बात कर रही है। पॉलिटिकल हमारे कंसेंसस ना होने की वजह से हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है अफगान तालिबान के हवाले से। बिल्कुल चीमा साहब, इसके अलावा जो राइजिंग ट्रेंड है अभी BLA और BLF के टेररिज्म का, उसमें भी खासे 300 के करीब हमले हुए हैं एक साल में। शॉर्टली उसके लिए सलूशन क्या है? उसको इंगेज ही करना पड़ेगा मिलिटरीली, या कोई अल्टरनेटिव भी है? देखिए, वहां पे आपको अगर हमारी अप्रोच ये है कि हमने दहशतगर्दों से बात नहीं करनी, तो बात तो नहीं हो सकती ना। देखिए, इतने जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो अब मरने मारने पे आ गए हैं, आप उनसे क्या बात करेंगे? इमरान खान साहब ने रिसेंटली कोशिश की और उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों को वापस लेके आना है TTP की, हमने देखा क्या हुआ। सो मेरा नहीं ख्याल इनके साथ इंगेज करने की जरूरत है। अब हमेशा स्टेट कहेगी तो जरूर हमें इंगेज करना चाहिए, सिर्फ उन लोगों जो हथियार फेंक दें और आए बात करें, लेकिन बाकियों के साथ तो आपको मिलिटरीली डील करना पड़ेगा। और हम कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अपनी वो जो अपना गार्ड लोअर कर देते हैं, वो मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वो दोबारा मोमेंटम पकड़ चुके हैं और नई जमातें बन रही हैं, डेली हमले हो रहे हैं। सो इसमें एक ऑफेंसिव अप्रोच चाहिए। ठीक है। इस पे इख्तियार वली साहब, फाइनल 30 सेकंड्स है मेरे पास। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मौलाना फजल रहमान साहब की भी आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसके लिए हमने इजलास तलब कर लिया है। कोट एंड कोट वो ये कहते हैं कि हुकूमत और पार्लियामान दोनों कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म साहब किसी अहम इशू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, नॉन इशूज़ की पॉलिटिक्स हो रही है। तो आपके इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मर एलाए अगर सड़कों पे आ जाएं आपके खिलाफ, दैट वुड बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। कैसे डील करेंगे इसको? उनकी स्टेटमेंट पे, मौलाना साहब की स्टेटमेंट पे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा उसको कंक्लूड करके कि मौलाना साहब कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक सो। ये तज्जिया है आपका या कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आधो आध कर लें, 50-50 कह लें। अच्छा, आधी खबर आधा तज्जिया। मौलाना साहब कभी भी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। वो वज़ीर एक इंसान है, जिम्मेदार इंसान है। हमें ये भी मालूम है कि वो उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उनको भी वतन परस्ती जो है, कौम परस्ती, वतन परस्ती, उनका जो है उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे हुकूमत डिस्टेबलाइज हो या जो है तो जमहूरियत डिरेल हो। वो इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हो नहीं सकते। चलें, हाँ, उनके गिले हो सकते। जी शौकत साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, ये मौलाना साहब नहीं आएंगे सड़कों पे, वो कह रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनको हक है, वो तारीख चलाए, जो भी करे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा एक कंसेंसस की तरफ भी इंशाल्लाह हम काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मौलाना साहब ने भी कह दिया है कि जो लार्जर उसमें जो बयानबाजियां होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये कोई उसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि आप सड़कों पे नहीं निकलेगा। भाई क्यों नहीं निकलेगा? क्या हमारे मुल्क लाजिमी है कि इक़्तिदार लाजिमी है? चलें, ठीक है, वक्त खत्म हो गया। चाहते हैं, मुल्क बचाना चाहते हैं। सही, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, इख्तियार वली साहब, कमर चीमा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।